गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एमसीक्यू सेशन रहेगा बच्चों। बहुत लंबे समय से डिमांड आप लोगों की, तो अभी कुछ समय पहले आपको पता है कंटिन्यू 5 डेज तक जो पीडिया का एमसीक्यू सेशन है वो हो गया है। देन अपन क्या करेंगे बच्चों, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभी फाउंडेशन का जो एमसीक्यू है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत फाउंडेशन का हो जाएगा देन अपन वापस उसी की तरफ आ जाएंगे और देन उसके बाद में फिर से फंडामेंटल की तरफ आ जाएंगे। मतलब ये नहीं लगना चाहिए आपको कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, सभी के क्वेश्चन सेशन यहाँ पे हो रहे हैं। अभी आपके पास में पीडिया के एमसीक्यू हो गए हैं और देन अभी अपन ने फंडा के स्टार्ट कर रहे हैं, फंडा के कुछ हो जाएंगे देन अपन पीडिया पे आ जाएंगे। तो सारे एमसीक्यू आपके सामने अवेलेबल हैं। चलेगा, एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा बेटो। हम लोगों का एफर्ट आपके साथ में है, हम लोगों का एफर्ट आपके साथ में, थ्योरी हमने आपको करवा दी है, देन अपन क्वेश्चन सेशन भी आपको करवा रहे हैं। यस या नो? देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लगने में बहुत ही इजी क्वेश्चन, और यूं भी लगता होगा कुछ बच्चों को कि क्या पता आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन ये भी मैं गारंटी लेता हूं कि कम से कम 80% बच्चों को आज भी इसका आंसर नहीं आता है। इसलिए अपन चल रहे हैं। ये कह रहे हैं व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इन द हॉस्पिटल। कह रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका कैसा कलर होता है। और आपको पता है ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आएगा। अब सब लोग जानते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, सब लोग क्या जानते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। मैं भी जानता हूं कि भाई कैसा होता है, व्हाइट एंड ब्लैक होता है। तो मैं इसका करेक्ट आंसर तो कर दूंगा ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन अब मेरी बात सुनिएगा, ब्लैक, अब इसका जो सही आंसर है वो क्या है बच्चों, ब्लैक। ब्लैक क्या होती है, ब्लैक उसका बॉडी होती है। बॉडी यानी जो नीचे वाला हिस्सा है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। और जो व्हाइट जो अपने किया है, व्हाइट जो अपन ने बोला है, वो व्हाइट क्या होता है, उसका टॉप होता है। यस या नो? व्हाइट क्या होता है बच्चों, टॉप है उसका, व्हाइट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ब्लैक बॉडी होती है और जो टॉप होता है वो व्हाइट होता है। ये है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर का ओरिजिनल कलर। ठीक है, अब अपन इसके साथ साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रेशर की बात भी कर लेते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रेशर की बात भी कर लेते हैं बच्चों। वो होता है आपका 1000 पर इंच स्क्वायर, पर इंच स्क्वायर। 1000 पर इंच स्क्वायर जो होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर होता है। लेकिन अगर इसको एलबी में पूछे, कई बार एलबी में पूछा होता है, तो 2200 एलबी पर इंच स्क्वायर। कितना, 2200 एलबी, 2200 एलबी पर इंच स्क्वायर। ये होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट? कलर की बात आती है, ब्लैक इसकी बॉडी होती है, व्हाइट इसका टॉप होता है। प्रेशर की बात आती है 1000 पर इंच स्क्वायर। अगर एलबी में पूछे तो 2200 एलबी पर इंच स्क्वायर इसका क्या होता है, प्रेशर होता है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपके सामने स्क्रीन पे बी है बच्चों। यस या नो? बी है। अब अपन इससे रिलेटेड देखिए, जरूरी नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में पूछें, यस या नो। अब मैं एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि CO2 का जो सिलेंडर आता है, CO2 वाले सिलेंडर का कैसा होता है कलर, तो उसका होता है बच्चों ग्रे कलर। कैसा होता है, ग्रे कलर। CO2 वाले का कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। अगर मैं हीलियम की बात करूं, अगर मैं हीलियम गैस की बात करूं, तो हीलियम वाले का कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। यस या नो? हीलियम का जो सिलेंडर होता है उसका कैसा होता है, ब्राउन होता है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो उसका होता है ब्लैक। कैसा होता है प्यारे बच्चों, ब्लैक। अगर मैं नाइट्रस ऑक्साइड की बात करूं, किसकी, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करूं मैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है उसका कलर होता है कैसा, ब्लू। यस या नो? कितने कलर होते हैं बच्चों? देखिए, CO2 का ग्रे होता है, हीलियम का ब्राउन होता है, नाइट्रोजन का ब्लैक होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का ब्लू होता है, और आपका ऑक्सीजन का क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जिसमें ब्लैक बॉडी होती है और व्हाइट इसका टॉप होता है। ठीक है, अपन ने एक ही क्वेश्चन के अंदर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप एग्जाम में इससे ज्यादा क्या पूछेगा। अगर सिलेंडर के कलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो
ऑक्सीजन के साथ CO2 का पूछ लेगा, हीलियम का पूछ लेगा, नाइट्रोजन का पूछ लेगा, नाइट्रस ऑक्साइड का पूछ, इससे ज्यादा तो कुछ पूछने से रहा। ये से नो, यहां तक कोई डाउट आपको? चलिएगा, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ बच्चों। अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेगा। स्क्रीन पे कह रहा है हीमाटोमा हैज बीन अवॉइडेड बाय द, कि ऐसी कौन सी चीज है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कि जो हीमेटोमा को अवॉइड करेगा। ये से नो कोई हीमेटोमा होएगा ही नहीं। आपको पता है स्किन के जस्ट नीचे, स्किन के जस्ट नीचे ब्लड वेसल्स में डैमेज होने की वजह से, ब्लड वेसल्स में डैमेज होने की वजह से ब्लड का वहां पे एक्युमुलेशन होना एक तरीके से हीमेटोमा कहलाता है। ये सेनो कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज है जो हीमेटोमा को रोकेगी। हीमेटोमा को कौन रोकेगा? पहला कह रहा है हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक, कि एंटीबायोटिक की वजह से। दूसरा करेक्ट एप्लीकेशन फॉर ड्रेसिंग। तीसरा है करेक्ट एप्लीकेशन फॉर लोशन। फोर्थ में करेक्ट एप्लीकेशन फॉर प्रेशर। राइट आंसर डी। आपने पहले भी सुना है, जैसे ये हीमेटोमा के ऊपर आपको, चलो आप हीमेटोमा के अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन को नहीं जानते होंगे, लेकिन आप ये तो कभी जानते ही होंगे कि अगर किसी मरीज को ब्लीडिंग हो रही है, किसी मरीज को एक्टिव ब्लीडिंग है बच्चों, ये से नो, तो एक्टिव ब्लीडिंग में आप सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? वहां पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये आपने सुना होगा, वहां पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये शेनो डायरेक्ट उस वुंड पे, डायरेक्ट उस एरिया पे, डायरेक्ट उस वेसल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से वो जो ब्लीडिंग, जो ऊजिंग वहां पे हो रही थी, वो ऊजिंग वहां पे नहीं होगी, या फिर वो ऊजिंग वहां पे स्टॉप हो जाएगी। ये तो आपने शायद, ये चीज तो आपने पहले कहीं ना कहीं सुन रखी होगी। नो, तो ये सेम चीज ही यहाँ पे है। हीमेटोमा के अंदर भी ब्लड वेसल्स का क्या होता है, वहां से ऊजिंग होती है, डैमेज होता है, फ्रिक्शन होता है। ये से नो, तो उसको भी रोकने के लिए क्या करना चाहिए? डायरेक्टली प्रेशर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें से कोई भी चीज ऊपर वाली सही नहीं है, देखिए ये सारी चीजें हैं, लेकिन हीमेटोमा के लिए ये सही नहीं है। किसी प्रकार का वुंड होता है उसके लिए ये ड्रेसिंग वाला मामला भी सही है। ठीक है, हाँ मैं ये मानता हूं कि किसी एंटीबायोटिक या कोई ऐसी कोई मेडिसिन आती होगी जो हीमेटोमा को डिजोल्व कर पाए, लेकिन ये कह रहा है कि अवॉइड ही करना है अपने को, हीमेटोमा वहां पे बने ही नहीं। उसके वजह से आपको सबसे पहले क्या करना है? तो आपको उस एरिया पे प्रेशर अप्लाई करना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्रेशर वाला होगा। ये यहां पे होगा अगर बॉडी में कहीं एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, जब तक हॉस्पिटलाइजेशन की आपके पास में व्यवस्था नहीं है, उससे पहले आप क्या कर पाएंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे वहां पे, उसी एरिया पे जहां से ब्लीडिंग हो रही है। यस या नो? चलिएगा, करेक्ट आंसर डी है बच्चों आपके सामने, समझ गए? चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पैरामीटर ऑफ ग्लासकोमा स्केल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीसीएस का क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं, जीसीएस का क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं। ग्लासकोमा स्केल, आपको पता है ग्लासकोमा स्केल का इसमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है? देखिए जब भी मैं बच्चों को ग्लासकोमा स्केल के बारे में पढ़ाता हूं, तो एक ही चीज याद रखवाता हूं बच्चों, वो हर कोई बोलता है, वो है ईवीएम। क्या? ईवीएम। कौन सी ईवीएम? चुनाव वाली मशीन वाली ईवीएम नहीं बच्चों, ये क्या है? ईवीएम। उसी के रिगार्डिंग आपको इस तरीके से याद करना है। ई फॉर आई होता है बच्चों, ई फॉर आई होता है, वी फॉर वर्बल होता है, वर्बल होता है, एम फॉर मोटर रेस्पॉन्स होता है। क्या होता है? मोटर रेस्पॉन्स होता है, वर्बल रेस्पॉन्स होता है, आई रेस्पॉन्स होता है, ये आई ओपन होता है। यस या नो? ये क्या है? ग्लासकोमा स्केल के बारे में ये तीन पैरामीटर जो हैं वो ग्लासकोमा में स्केल में काम में ले जाता है, जिसका नाम है ईवीएम। यस या नो? आई के बारे में, वर्बल के बारे में, मोटर के बारे में। यस या नो? कि आई ओपनिंग किस तरीके से, आई ओपन है कि आई ऑफ है, कैसा क्या है। दूसरी बात, उसकी बॉडी में एक्टिविटी कैसी है। तीसरी बात, वो बोल पा रहा है नहीं बोल रहा। ये तीनों जो रेस्पॉन्स है वो किसके हैं? जीसीएस के पार्ट हैं। इसमें से देख लीजिएगा, देख ले, देखिए आई मैंने पढ़ा दिया आपको, ई फॉर आई। प्यूपिलरी का कहीं मैंने डिस्कशन नहीं किया। वी फॉर मैंने बताया वर्बल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स, एम फॉर मोटर। तो ये तो हो गया आपका क्या? ईवीएम। ईवीएम। वो चौथा बच गया, वो क्या है? प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। क्या है बच्चों? प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। तो ये इसका पार्ट नहीं है, नहीं है, तो ये आपका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। यस या नो? ये चीज आप लोग समझ चुके हैं। मैं बता रहा हूं आपको, जो आपका ग्लासकोमा स्केल है उसमें मार्किंग कितनी होती है, तो देखिएगा। एक तो आपको पता है कि ईवीएम है, ये ईवीएम के नाम से जाना, तो इसकी मैक्सिमम मार्किंग 1 होती है, आपको पता है मैक्सिमम 1 होती है। तो 1 इसकी मिनिमम 1 होती है। तो मिनिमम तीनों की अगर एक एक हुई तो 3 तो ये हो गई, समझ में आ गई बात। उसके बाद में
जो आई वाला है उसकी होती है 1 2 3 4, 1 से लेके 4 तक होती है। दूसरा जो वर्बल होता है उसमें 1 to 5 होता है। तीसरा मोटर है उसमें 1 to 6 तक होता है। ये शनो तो कोई आपसे पूछे मैक्सिमम कितनी होती है तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, यानी मैक्सिमम कितना होता है इसमें 15। अगर आपसे कोई रेंज की बात करे, अगर आपसे कोई बच्चों रेंज की बात करे कि ग्लासोकोमा में मार्किंग की रेंज क्या है 3 से 15, ये शनो ये आपके सामने किसकी बात होगी, रेंज की बात होगी। अब मैं बताऊं आपको कि ग्लासोकोमा स्केल किसके लिए काम में ले देते हैं, क्यों लेते हैं, टू चेक कॉन्शियसनेस, उस पेशेंट का कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए, टू चेक कॉन्शियसनेस, यस या नो, टू चेक कॉन्शियसनेस, उसके कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए ग्लासोकोमा जीसीएस अपन करते हैं, जिसके अंदर 3 चीजें काम में लेते हैं, आई, वर्बल एंड मोटर, यस या नो। मिनिमम मार्किंग 3 होती है, इसलिए होती है कि इसमें 0 होता ही नहीं है, तो 3 ही इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स की एक एक हो गई 1 2 3, और मैक्सिमम आपको तो आई का 1 to 4 होता है, वर्बल का 1 to 5 होता है, मोटर रेस्पॉन्स का 1 to 6 होता है। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 15 होता है। तो अगर आपसे कोई मिनिमम पूछे तो मिनिमम इज 3, मैक्सिमम इज 15। रेंज की बात करें 3 से लेके 15 तक, और अगर इसको क्यों काम में लिया जाता है तो कॉन्शियसनेस के लिए इसको काम में लिया जाता है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई डाउट है आप लोगों को, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रेडन स्केल इज यूज फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ, क्या कह रहा है, ब्रेडन स्केल है वो किसके लिए काम में लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ब्रेडन स्केल जो है वो बेड शोर के लिए काम में लिया जाता है। बेड शोर के लिए क्या काम में लिया जाता है, ब्रेडन स्केल। तो बेड शोर को क्या बोलते हैं, प्रेशर शोर, बेड शोर। डेकोबाइटस अल्सर, डेकोबिटस अल्सर एंड प्रेशर अल्सर, 4 नाम होते हैं बच्चों इसके, 4 नाम होते हैं, चारों नाम याद कर लीजिएगा। डेकोबाइटस अल्सर भी इसी का नाम है, बेड शोर भी इसी का नाम है, प्रेशर शोर भी इसी का नाम है, प्रेशर अल्सर भी इसी का नाम है। किसका नाम है ये, बेड शोर का नाम है। तो बेड शोर को कितने नामों से जाना जा रहा है, 4 नामों से। तो कह रहा है कि ब्रेडन स्केल है वो किसको असेस करने के काम आती है, प्रेशर शोर को। प्रेशर शोर को क्या बोला अपन ने, बेड शोर बोला। इट मींस बेड शोर को, बेड शोर के लिए क्या काम में लिया जाता है, ब्रेडन स्केल काम में लिया जाता है। ये शनो अब मेरी बात सुनिए कि ब्रेडन स्कोर को बेड शोर में काम में तो लिया जाता है, लेकिन ये क्या काम आता है भाई वहां पे, और बेड शोर में क्या काम, असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ बेड शोर। ये क्या होता है, ये एक तरीके से असेसमेंट करते हैं, ये एक तरीके का क्या है बच्चों, असेसमेंट है। किस चीज का, ये असेसमेंट किस चीज का है, ये जो असेसमेंट है वो रिस्क ऑफ बेड शोर का है। ये असेसमेंट किसका है, रिस्क ऑफ बेड शोर, यानी उस पर्सन को, उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को कितनी रिस्क है बेड शोर होने की, उस चीज का असेसमेंट करने के लिए स्केल काम में ली जाती है। उस स्केल का नाम है ब्रेडन स्केल। ये शनो आपको पता होना चाहिए। बहुत डिटेल स्टडी के अंदर, बहुत डिटेल स्टडी के अंदर आपको बेड शोर का टॉपिक हुआ हुआ, उसके अंदर इसके बारे में पूरा बताया हुआ है। जहां तक मेरी कोशिश रहेगी थोड़ा बहुत मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा, जहां तक मेरी कोशिश रहेगी मैं और बताने की कोशिश करूंगा। रिस्क ऑफ बेड शोर के लिए क्या किया जाता है बच्चों, ब्रेडन स्केल से काम ले। उसकी मिनिमम मार्किंग, इसकी जो मिनिमम मार्किंग है वो 6 होती है। मिनिमम जो मार्किंग, मिनिमम जो मार्किंग होती है बेटा 6 होती है, और जो मैक्सिमम होती है 23 होती है। और एलिमेंट्स कितने होते हैं, एलिमेंट टोटल इसमें कितने होते हैं, 6 एलिमेंट। आपको पता है कि 6 एलिमेंट है, इसीलिए इसकी मिनिमम मार्किंग 6 होती है, क्योंकि 0 किसी की होती नहीं है। ये शनो याद। और आपको पता है वही वाली बात होगी, रेंज की बात करें तो ये तो हर टॉपिक में आपको बताने की जरूरत नहीं है, रेंज तो वही होगी 6 to 23। ये इसके बारे में आ गया, रेंज के बारे में क्वेश्चन। ये शनो अब एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर 6 चीजों को देखते हैं। 6 चीजों को कौन कौन सी चीजों को देखिएगा, 6 चीजें कौन सी है, सेंसरी, मॉइस्चर, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, सेंसरी, मॉइस्चर, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन। सेंसर, मॉइस्चर, एक्टिविटी, आपकी न्यूट्रिशन, मोबिलिटी, मोबिलिटी,
एंड फ्रिक्शन एंड शेयरिंग, फ्रिक्शन बोल दो या फिर शेयरिंग बोल दो, ये से नो फ्रिक्शन, ये 6 एलिमेंट काम लेते। वहां पे सेंसरी रेस्पॉन्स देखा जाता है, वो उसका मॉइस्चर देखा जाता है, जहां पेशेंट लेट रहा उस वाले बेड का मॉइस्चर देखा जाता है, गिला तो नहीं है वो, ठीक है। उस पेशेंट की एक्टिविटी देखा जाता है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस देखा जाता है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन वगैरह तो नहीं है, वो पेशेंट है वो कितना मोबाइल है, इमोबाइल है, बेड रिडन है, कैसा है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, 6 जो एलिमेंट्स हैं, ये ब्रेडन स्केल के पार्ट हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ब्रेडन स्केल, विच पार्ट ऑफ द ब्रेडन स्केल, तो इसमें से 4 नाम वहां पे हो, एक नाम किसी अदर का हो, मतलब ये 6 एलिमेंट्स में से 3 नाम इस एलिमेंट के हो, एक नाम किसी और का हो, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ब्रेडन स्केल का नहीं है। तो इन 6 के अलावा जो भी नाम आपको दिखे वो ब्रेडन स्केल का एलिमेंट नहीं है। समझ में आ गई बात, ब्रेडन स्केल का एलिमेंट नहीं है बच्चों, समझ में आ गई। तो ये तो था इसका मिनिमम मार्किंग, मैक्सिमम। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्या बच्चों, या वो क्वेश्चन आता क्या। सबसे पहली चीज तो ये देखो, ये जो मार्किंग करते हैं अपन, मार्किंग का मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया है 6 से 23, ठीक है। अब देखिएगा मेरी बात सुनिएगा, अब इसको अपने किस लिए क्या काम आती है, देखिए अब पता चलेगा। अगर ये मार्किंग 6 से 23 के बीच में अगर अपने मार्किंग करी, और अगर ये मार्किंग लेस देन, अगर ये मार्किंग लेस देन 9 है बच्चों, तो ये कंडीशन वेरी हाई रिस्क में है। किसमें? वेरी हाई रिस्क। क्या है? वेरी हाई रिस्क। कब? अगर इसकी मार्किंग है वो 9 से कम है तो ये वेरी हाई रिस्क में। 10 से 12 के बीच में है, 10 से 12 के बीच में है, तब भी ये किस में है? हाई रिस्क में है। अगर मार्किंग 10 से 12 के बीच में तो भी ये किस में है? हाई रिस्क में है। ये से नो 13 से 14 तक है तो वो मॉडरेट है। 13 से 14 तक है वो क्या है बच्चों? मॉडरेट है। 15 से 18 तक है, 15 से 18 तक है अगर वो, तो वो माइल्ड है। ये से नो मोर देन 19 है, अगर 19 से ऊपर है तो इसमें किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है। तो ये क्राइटेरिया कौन सा वाला है? नो रिस्क वाला क्राइटेरिया है। ये से नो यहां से एक क्वेश्चन आता है मॉडरेट वाले से, मॉडरेट वाले से एक क्वेश्चन आता है बच्चों, एट द लेवल ऑफ रिस्क, एट द लेवल ऑफ रिस्क की वो कौन सी स्टेज है जहां पे एट द लेवल ऑफ रिस्क होता है। यानी कि अगर इससे ऊपर गया, अगर इससे ऊपर गया तो किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है, अगर इसके माइनस में गया तो रिस्क है। मतलब मॉडरेट से 14 या 13 से डिक्रीज हुआ, अगर 14 या 13 से मार्किंग कम हुई, जैसे 11, 12, 10, 12 हुई, तो इसका मतलब वो किस में जाएगा? हाई रिस्क में। तो एट ए लेवल ऑफ रिस्क, इससे अबोव कोई रिस्क नहीं है। मॉडरेट से अबोव, अगर मॉडरेट 14, अगर 15, 16, 17, 18 है तो कोई रिस्क की बात नहीं है। इससे नीचे गया, 14 से नीचे गया, 10, 11, 12 कहीं भी गया, तो इसका मतलब ये रिस्क वाला पार्ट है। इसका मतलब मॉडरेट से कम गया तो रिस्क है, मॉडरेट से ऊपर गया तो किसी प्रकार की रिस्क नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वो क्या है? एक लेवल है। क्या है बच्चों? एक लेवल है जिसके ऊपर गए अपन तो कोई रिस्क नहीं है, और अगर उसके नीचे आए तो रिस्क है। तो एट द लेवल ऑफ रिस्क, एट द लेवल ऑफ रिस्क का अगर क्वेश्चन आता है तो 13 to 14 मॉडरेट टाइप का जो है वो एट द लेवल ऑफ रिस्क वाला क्वेश्चन आएगा आपके सामने। समझ में आ गई? यही क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है। चलिएगा 5वां, ग्लाउज ट्रैक्शन इज यूज बाय, ये से नो ग्लाउज ट्रैक्शन है ना, वो फ्रैक्चर किसके लिए बच्चों? फीमर के लिए काम में लिया जाता है। ये से नो फीमर के लिए, फीमर के लिए, फ्रैक्चर ऑफ पटेला हुमरस टिबिया, फीमर के लिए। ये से नो अगर फीमर में फ्रैक्चर होता है, ये देखिएगा, ये उस ट्रैक्शन का डायग्राम है। अगर फीमर में फ्रैक्चर होता है तो ये ट्रैक्शन काम में लेते हैं, जिसको बोला है ग्लाउज ट्रैक्शन। ये से नो ग्लाउज ट्रैक्शन। ये से नो शाफ्ट की बजाय अगर यहाँ पे नेक आ जाए कि फीमर की नेक में, तो नेक इसका बेस्ट ऑप्शन है। ये से नो फ्रैक्चर नेको फीमर, ये से नो फ्रैक्चर नेको फीमर। इसके अंदर क्या किया जाता है? इस बच्चे के हिप के नीचे एक पिलो लगाया जाता है, हिप के नीचे एक पिलो लगाया जाता है, देन ये ट्रैक्शन बांधा जाता है, और इधर इसके तरफ सामने क्या लटका दिया जाता है? वेट लटका दिया जाता है, वेट लटका दिया जाता है। ये जो इसके जो हिप्स हैं,
इसके जो हिप्स है और इसके जो लेग्स है, इसमें जो एंगल बनेगा वो लगभग कितना एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 90 डिग्री का इसके अंदर क्या बनना चाहिए, एंगल बनना चाहिए। यस या नो। अब इसमें वेट कितना टांगते हैं, अगर 6 ईयर का बेबी है तो 12 केजी वेट, 6 साल का बेबी है तो 12 केजी तक अपन इसके अंदर वेट टांग सकते हैं। इमेज से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोव्स ट्रैक्शन किसको बोलते हैं। यस या नो, ग्लोव्स ट्रैक्शन किसको बोला जाता है। समझ में आ गई बात। अब सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि जब इस बच्चे को जिसको ये ट्रैक्शन लगा हुआ है, अगर इसको मोबाइल करना है, अगर इसको हिलना डुलना है, तो उस समय आपको ट्रैक्शन को लूज नहीं करना है, ट्रैक्शन को वहां पे हटाना नहीं है, ट्रैक्शन को वहां पे लूज नहीं करना है। हो सके तो बेड को ही लेके चले जाइएगा किसी भी एक्टिविटी के लिए। अगर इसको कहीं सिटी हमारे में ले जाना, कोई हेड इंजुरी भी हुई है साथ में, तो इसको जहां तक पॉसिबल हो सके इस ट्रैक्शन को आपको किसी भी तरीके से छेड़ना नहीं है, वरना जो बोन है वापिस से डिसलोकेट हो जाएगी। इसलिए इस ट्रैक्शन को कभी भी खोलते नहीं है, कभी भी इसका जो वेट है उसको लूज नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हो सके तो बेड को ही वहां पे आप लेके जा सकते हैं। यस या नो, ये होता है गैलोज ट्रैक्शन। यस या नो, गैलोज ट्रैक्शन समझ में आ गया, जो किसके लिए काम में दिया जाता है, फीमर के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके सामने ए रहेगा प्यारे बच्चों, ए रहेगा। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक लावाज। पहली बात तो 2 वर्ड होते हैं बच्चों, एक होता है लावाज, एक होता है गावाज। दोनों को नाम से याद रख लेना। गावाज, जी फॉर गिव, गिव यानी इसको होता है देना, किसी भी चीज को देना, बॉडी में एडमिनिस्टर करना। लावाज का मतलब होता है हिंदी में लेना। देखिए याद रखने के तरीके से बता रहा हूं मैं। लावाज का मतलब आपको उसमें से कोई भी कंटेंट है उसको बाहर की तरफ निकालना, दिस इज कॉल्ड लावाज। एंड गिव यानी देना, देना मतलब गावाज। अगर आप एनजी ट्यूब लगा के उसको फीडिंग दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड गावाज। यस या नो, किसी ने कोई पॉइजन वगैरह खा लिया या कोई एब्डोमेन डिस्टेंशन हो रहा है, ऐसी कोई कंडीशन है जिसके अंदर किसी को बताया कि आपको क्या करना है भैया, सीआरटीएस करना। सीआरटीएस करना वो क्या है, एक तरीके का लावाज है। वो क्या है, लावाज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, गैस्ट्रिक लावाज शुड नॉट बी डन, कि किस कंडीशन में, कौन सी पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लावाज नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज आप मेरी सुन लीजिएगा, गैस्ट्रिक लावाज आप कहाँ नहीं करते हैं, गैस्ट्रिक लावाज आप वहां नहीं करते हैं जिस पॉइजन में या जिस सॉल्यूशन के अंदर एसिड की मात्रा हो, जो आपकी अंदर की आपकी जो अंदर की जो लेयर है उसको जला ना दे, जो अंदर की लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, जलाती है, उसमें अगर एसिड की मात्रा होती है तो ऐसी चीज का कभी भी लावाज नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे तो उस चीज को जब उसने निगला है तभी उसने अंदर का डिस्ट्रॉय कर दिया इसोफेगस को, और जैसे आप अगर उसको लावाज करेंगे तो फिर से वो एक बार से इंजुरी फैलाएगा। ये तो वहां पे इंजुरी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कंटेंट जो एसिड बेस से बने हुए हैं, ऐसे कंटेंट जो आपके स्टोमक है, जो आपकी इसोफेगस है, इसोफेगस की जो अंदर की लेयर है उसको डैमेज ना करे। तो ऐसी चीज को, जो डैमेज करने वाली चीज है उसका कभी भी लावाज नहीं करते हैं। तो ऐसी पॉइजनिंग जो वापस आते समय भी डैमेज पहुंचाए, वहां पे हानिकारक हो वहां पे, इसलिए उसका नहीं करते। तो उसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा कोरेसिव पॉइजनिंग। यस या नो, कौन सी पॉइजनिंग जाएगा प्यारे बच्चों, कोरेसिव पॉइजनिंग। कोरेसिव पॉइजनिंग का मतलब ही आप सीधा सा ये समझ लो, जला देने वाली चीजें, जला देने वाली, जो आपकी इसोफेगस को अंदर से जला देगी, वैसे कुछ भी है उसकी पॉइजनिंग है। तो कैसे, ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका कोई भी एसिड वगैरह है उसने खाया है, तो उसका कभी भी अपन गैस्ट्रिक लावाज नहीं करवाते हैं। यस या नो, उसका अपन गैस्ट्रिक लावाज नहीं करवाते हैं। जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कोरेसिव पॉइजनिंग का कभी भी गैस्ट्रिक लावाज नहीं करवाते हैं। देखिए लावाज और गावाज का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे रिलेटेड अपन 1-2 क्वेश्चन और भी लेके आएंगे। चलिएगा, द फिजिकल एक्टिविटी वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ये कह रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी जो होती है ना अपनी, उसमें से जो डेली लिविंग जो एक्टिविटी होती है, आपको जो डेली लिविंग जो आपकी एक्टिविटी होती है बच्चों, डेली लिविंग एक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, डेली लिविंग वाली जो एक्टिविटी है उसको आइसोटोनिक एक्सरसाइज बोलते हैं। डेली लिविंग मतलब जो आप डेली जो रूटीन एक्टिविटी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइज बोलते हैं। यस या नो, इसके अंदर आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, मसल्स का, मसल्स के अंदर आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड रिलैक्सेशन होता है।
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है विथ, इसमें साथ में क्या होता है बच्चों, मूवमेंट होता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो होता ही होता है मसल्स में, साथ में उसमें मूवमेंट की एक्टिविटी देखी गई है, तो उसको बोला जाता है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज, तो इसलिए आपको पता है अपने डेली रूटीन एक्सरसाइज में जब अपन काम करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो होता ही है, साथ में अपनी बॉडी क्या करती है, वहां पे मूव करती है, अपनी बॉडी क्या करती है, मूवमेंट करती है। करेक्ट आंसर क्या था आपका, ए था। अब चलिए जब एक की बात होगी तो दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा जो है आइसोमेट्रिक, दूसरा जो वो क्या बेटा, आइसोमेट्रिक, यस या नो। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो होते हैं मसल्स के, इसमें मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता। थर्ड वन होता है आइसोकाइनेटिक, थर्ड वन होता है आइसोकाइनेटिक, जिसके अंदर रिदमिक, जिसके अंदर रिदमिक जॉइंट मूवमेंट होते हैं, जिसके अंदर मतलब रिदमिक जॉइंट मूवमेंट होता है। जैसे आप लोग मतलब जिम वगैरह में जाते हो तो एक्सरसाइज करते हो, तो उसके अंदर ये देखो ये जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है और ये कंटिन्यूस हो रहा है, एक मतलब पर्टिकुलर रिदम में हो रहा है। तो ये जो रिदमिक वाली जो एक्सरसाइज होती है उसको बोला जाता है बेटा आइसोकाइनेटिक, ये नो आइसोकाइनेटिक। और ये होता है फोर्थ वन होता है एंडुरेंस, ये नो एंडुरेंस जो होती है वो होती है स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज स्टेमिना, टू इंक्रीज स्टेमिना, टू इंक्रीज स्टेमिना। स्टेमिना के लिए आप लोगों को पता है कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए लोग बाग जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वो अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए जो एक्सरसाइज की जाती है उस प्रकार की एक्सरसाइज को एंडुरेंस एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक रिदम होता है, जिसमें एक रिदम होता है और वो जॉइंट के मूवमेंट के लिए होती हैं। वो आइसोकाइनेटिक टाइप की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो होता है बट मूवमेंट वहां पे एब्सेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक। आप बोलोगे मसल्स का रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन मूवमेंट कैसे एब्सेंट हुआ, मूवमेंट ऐसे एब्सेंट हुआ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरे सामने एक वॉल है, मेरे सामने ये एक मतलब वॉल है, मैं इस वॉल को क्या लगा रहा हूँ, धक्का लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से हिला नहीं लेकिन मेरी बॉडी के अंदर बॉडी की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो हुआ है, यस या नो। तो ये इस टाइप की जो एक्सरसाइज होती है उसको आइसोमेट्रिक के नाम से जाना जाता है। और जो अपन डेली रूटीन एक्सरसाइज करते हैं उसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, देन उसके साथ में बॉडी का मूवमेंट होता है, ऐसी एक्सरसाइज को आइसोटोनिक एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। तो अपना जो राइट आंसर जो आएगा, जो डेली लिविंग एक्सरसाइज है वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज टाइप की एक्सरसाइज होती है। करेक्ट आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, What is the recommended flow rate of oxygen via the nasal cannula? देखिए नेजल कैनुला से ऑक्सीजन की फ्लो रेट है वो कितनी रिकमेंड की जाती है, यस या नो, कितनी रिकमेंड की जाती है? तो वैसे तो कैनुला से है, वैसे तो नेजल कैनुला से है बच्चों, वैसे नेजल कैनुला से 1 से 4 लीटर ऑप्शन भी सही है और 1 से 6 लीटर पर मिनट वाला ऑप्शन भी सही है, यस या नो। लेकिन रेंज की बात आती है तो हम 1 से 6 तक मान लेते हैं। जब रेंज की बात आती है तो इसमें किसने के मान से 1 से 6 की 6 बात है। अगर अपन इसके FiO2 की बात करें, अगर अपन नेजुल कैनुला से कितनी FiO2 जाती है उसकी बात करें तो FiO2 जाती है बेटा 24 से 44%। व्हाट इज द FiO2? देखिएगा FiO2 से क्या समझ रहे हैं आप, दिस इज द इन्वायरमेंट, अपना जो एक इन्वायरमेंट है पूरा, इसके अंदर आपको पता है 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, आपको पता है 21% ऑक्सीजन होती है, गैस और 1% अदर गैसेज होती हैं। तो इस फुल इन्वायरमेंट को अगर अपन 100% माने, फुल इन्वायरमेंट को पूरी को अपन 100% माने, उसमें से ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है, फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड FiO2, फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन FiO2, यानी कि उसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट जा रहा है। तो अगर 1 से 6 लीटर है तो उसके अंदर जो FiO2 है 24 से 44% वहां पे क्या देखने को मिलेगी, आपको FiO2 देखने को मिलेगी। ये जो FiO2 इस प्रकार से होती है, FiO2 है वो इस प्रकार से होती है बच्चों, जैसे मान लो कि 1 है तो 1 का मतलब तो FiO2 मानी थी 24%, 2 का मतलब हो गया 28% FiO2, 3 का मतलब हो गया 32,
4 का मतलब हो गया 36, 5 का मतलब हो गया 40, 6 का मतलब हो गया 44%। ये तो एक से मतलब एक की FiO2 होगी 24 और 6 का FiO2 होगी 44। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 24 से 44%। इसमें क्या होती है? FiO2 होती है। 24 से 44% क्या होती है? अपनी FiO2 होती है। ये शनो फेस मास्क से कितना जाएगा? फेस मास्क से 6 से 10 लीटर, 6 से 10 लीटर पर हावर। ये किसकी रीडिंग है बच्चों? फेस मास्क की रीडिंग है। यस या नो? और इसकी FiO2 होती है वो है 40 से 60%। इसकी जो FiO2 है वो है 40 to 60%, 40 to 60%। देखिएगा अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं होता है तो 1 से 4 लीटर पर मिनट का वाला ऑप्शन क्या है? राइट है। ये क्या है बच्चों? राइट है। ये शनो 4 से 6 इसलिए नहीं होती कि 4 से शुरुआत है, जबकि शुरुआत तो 1 से ही होती है ना, शुरुआत 1 से होती है, इसलिए ये राइट आंसर ये जाए। तो अभी तो जो मतलब करेक्ट आंसर है वो क्या है? अपना बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? देन बात कीजिएगा, व्हाट इज द वाइडली यूज मेथड ऑफ कन्फर्म। देखिएगा ये कह रहे हैं एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर दिया अपन ने, एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर दिया है, अपन कन्फर्म किससे करते हैं? अपन कन्फर्म किससे करते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डिटेल में जानिएगा, डिटेल में जानिएगा। सबसे पहले तो एनजी ट्यूब, क्या प्यारे बच्चों? एनजी ट्यूब। जब बात आती है एनजी ट्यूब के इंसर्शन की, तो मैं ये कहता हूं कि एनजी ट्यूब का जब आप इंसर्ट करते हो, जब आप इंसर्ट करते हो तो उसके लेंथ को कैसे नापते हो आप? उसके लेंथ को मतलब कैसे नापते हो? तो लेंथ को आप नापते हो नोज टू ईयर लोब, नोज टू ईयर लोब एंड ईयर लोब टू जिफोइड प्रोसेस या जीपिस्टर्नम। यस या नो? तो नोज टू ईयर लोब, ईयर लोब टू जिफोइड प्रोसेस, ये तो है इसका मेजरमेंट। ये तो क्या है? इसका मेजरमेंट। तो एक क्वेश्चन तो आता है आपका मेजरमेंट से, तो ये तो आपका मेजरमेंट। अगर आपके पास में एनजी ट्यूब की जगह कभी भी बच्चों ओजी ट्यूब पूछ ले, क्या पूछ ले? ओजी ट्यूब। देखिए एनजी का मतलब होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो नाक से लगेगी गैस्ट्रिक रीजन में जाएगी, यानी नोज से डलेगी स्टोमक में जाएगी, नोज से डलेगी और इसकी मतलब किस में जाएगी? स्टोमक में। लेफ्ट नोस्ट्रिल में हमेशा अपन डालते हैं, राइट में भी डाल सकते हैं, लेकिन लेफ्ट को अपन सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है। देन अगर ओजी का मतलब होता है ओरोगैस्ट्रिक एसिड ट्यूब। अगर किसी को नाक की सर्जरी हुई है, आपको ट्यूब डालनी है, आप सीधी माउथ से डाल दे तो ओ का मतलब ओरो, तो माउथ से डाल के गैस्ट्रिक में जाएगी, उसको ओजी ट्यूब बोल देते हैं। जिसका मेजरमेंट होता है वो कॉर्नर ऑफ लिप्स से लेके जिफोइड प्रोसेस तक होता है। यहां तक कोई डाउट? ये आपको समझ में आ गया? चलिएगा 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ पे अपने क्लियर हो गए हैं, समझ में आई बात? अब मेरी बात सुनिए। अब उसके बाद में अगर अपन जब उसको डालते हैं तो हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। जब इंसर्ट करते हैं उस समय कौन सी पोजीशन देते हैं? हाई फाउलर, हाई फाउलर पोजीशन देते हैं विथ हेड फ्लेक्स। हेड को क्या किया जाता है? फ्लेक्स किया जाता है। यस या नो? विथ हेड फ्लेक्स। ये तो होता है नापते टाइम, लेकिन मैं बात करूं कि फीडिंग के टाइम कौन सी देते हो आप? जब फीडिंग दे रहे हो, फीडिंग दे रहे हो तो आपको मतलब कौन सी पोजीशन देते हैं? सेमी फाउलर पोजीशन। कौन सी देते हो? सेमी फाउलर पोजीशन देते हो। कब? ड्यूरिंग फीडिंग। यस या नो? ड्यूरिंग फीडिंग। ये था ड्यूरिंग फीडिंग, ये है ड्यूरिंग इंसर्शन। यहां तक कोई डाउट? ड्यूरिंग फीडिंग, ड्यूरिंग इंसर्शन, यहां तक कोई डाउट आपको? अब जो अपना क्वेश्चन था, अब जो अपना क्वेश्चन था उस पे चलते हैं। वो कह रहा है कि कंफर्म करने के लिए अपने को क्या करना है। तो बच्चों कंफर्म करने के लिए जो मेथड काम में ले जाता है उसमें 4 मेथड काम में ले जाता है। सबसे पहले तो मैं आपका आंसर देता हूं कि जो प्योरली और प्योरली मैक्सिमम जो कंफर्म हो पाता है, बिल्कुल आप 100% श्योर हो, वो तो आप किससे हो बच्चों? एक्सरे से हो। किससे हो? एक्सरे से। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो तो क्या जाएगा? एक्सरे। कहीं भी कंफर्म प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब आ जाए तो आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए? वहां पे एक्सरे इज द राइट आंसर ऑलवेज जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगर वहां पे एक्सरे ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे 3 चीजें और हैं। 4 प्रकार से अपन इसके प्लेसमेंट को देख सकते हैं। इसमें तीसरी चीज है, इसमें जो सेकंड चीज, पहला हो गया एक्सरे, सेकंड जो होती है, सेकंड जो होता है बच्चों वो होता है एस्पिरेट,
एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट, देन चेक पीएच। वो पीएच है वो लेस देन 3 होनी चाहिए, लेस देन 3 तक होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि आपने एनजी ट्यूब डाली और आपने वहां पे एस्पिरेशन किया, एस्पिरेट किया उस एनजी ट्यूब से, उस एनजी ट्यूब के अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट आएंगे, उस एनजी ट्यूब में गैस्ट्रिक कंटेंट आएंगे। अगर उस गैस्ट्रिक कंटेंट को निकालने के बाद अगर अपन उसकी पीएच को चेक करते हैं, तो अगर उसकी पीएच लेस देन 3 आती है, इसका मतलब उसका प्लेसमेंट राइट है प्यारे बच्चों। वो क्यों है? क्योंकि आपको पता है अगर ट्यूब स्टोमक में गई है तो स्टोमक की जो पीएच है वो हाईली एसिडिक होती है, क्योंकि वहां पे HCl का सिक्रेशन होता है। तो अगर वहां पे हाईली एसिडिक पीएच है, इसका मतलब वो जो गैस्ट्रिक कंटेंट आया वो कहां से आया? स्टोमक से। अगर पीएच 4 या 4 से ज्यादा है, वहां पे 4 या 5, 6 के आसपास की पीएच मिल रही है, इसका मतलब वो जो आपकी एनजी ट्यूब है वो कहां चली गई है? इंटेस्टाइन में चली गई। आपको पता है इंटेस्टाइन की पीएच होती है वो गैस्ट्रिक की वजह क्या होती है? ज्यादा होती है। ये चीज आप जानते हैं। तो दूसरा मेथड ये है। तीसरा मेथड है बच्चों बावल एंड बबल मेथड। बावल एंड बबल मेथड। बावल का मतलब एक कटोरी लीजिएगा, उस कटोरी में पानी डालिएगा और आपने एनजी ट्यूब लगाई, एनजी ट्यूब का जो हिस्सा बाहर की तरफ था उसको इसमें डुबोइएगा। अगर इसमें बबल प्रेजेंट है, अगर इसमें बबल प्रेजेंट है, तो बबल आपको पता है एयर के साथ प्रेजेंट होते हैं। अगर इसमें बबल प्रेजेंट है, इट मीन्स ये इसका प्लेसमेंट क्या है? रॉन्ग प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये ट्यूब कहां चली गई है? ट्रेकिया में चली गई है। इसका मतलब ये ट्यूब वहां रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली गई है। तो और अगर वहां पे बबल एब्सेंट है, बबल अगर वहां पे एब्सेंट है, इट मीन्स वो ट्यूब का प्लेसमेंट क्या है? सही है। और चौथा होता है वो अपन वहां पे एक एयर सिरिंज से क्या करते हैं? एयर पुश करते हैं। एयर पुश करके और जिफोइड प्रोसेस वाले हिस्से पे बाय द स्टेथोस्कोप वहां पे साउंड सुनते हैं। आप क्या करेंगे? एक सिरिंज लेंगे और उसको एनजी ट्यूब से जोड़ेंगे और फोर्सफुली उस सिरिंज का जो पिस्टन है उसको ऐसे मारेंगे, मतलब फोर्सफुली एयर देंगे। तो स्टेथोस्कोप से जिफोइड प्रोसेस वाले रीजन पे वहां पे डॉक्टर वो सुनेगा, गैस्ट्रिक रीजन पे। तो वहां पे अगर उसको साउंड सुनाई देती है तो इसका मतलब इसका प्लेसमेंट क्या है? राइट है। और उस साउंड को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हुजिंग साउंड, WHOUSING। हुजिंग जो साउंड होती है वो होती है। तो इस साउंड का भी कई बार नाम पूछा जाता है। वो कौन सी साउंड होती है? हुजिंग साउंड होती है। जैसे उसको हुज साउंड, हुजिंग साउंड, समझ गए? WHOUS, हुज साउंड, हुजिंग साउंड के नाम से। तो ये 4 हैं वो राइट प्लेसमेंट है। लेकिन इसमें से जो सबसे कंफर्म है वो कौन सा माना गया है? एक्सरे इज द कंफर्म। भाई एक्सरे में तो आपको साफ साफ वो ट्यूब दिखाई दे जाएगी। ये से नो एक्सरे में तो क्या हो जाएगा? आपको ट्यूब है वो साफ साफ क्या दे जाएगी? वहां पे दिखाई दे जाएगी। यहां तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। करेक्ट आंसर आपको आपका मिल गया है, उधर स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है। और भी एनजी ट्यूब से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन और भी बनते हैं बच्चों, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा थ्योरी की तरफ आप भी झांक लीजिएगा। Which among the following sign symptom to be present will be present in the patient with hypovolemia? कह रहा है कि अगर मरीज हाइपोवोलीमिया में है, हाइपोवोलीमिया का मतलब होता है वहां पे ब्लड वॉल्यूम क्या है? कम है। हाइपोवोलीमिया का मतलब होता है वहां पे ब्लड वॉल्यूम कम है। अब आपको पता है कि ब्लड वॉल्यूम अगर बॉडी में कम है, ब्लड वॉल्यूम अगर बॉडी में कम है तो हार्ट के पास में एक रेस्पॉन्स जाएगा, हार्ट के पास में एक रेस्पॉन्स जाएगा कि ब्लड की सप्लाई क्या नहीं है? प्रॉपर नहीं है। ब्लड की सप्लाई क्या नहीं है? प्रॉपर नहीं है। हार्ट बेचारा क्या करेगा? जल्दी जल्दी पंप करेगा। जल्दी जल्दी पंप करने का मतलब ये हो गया कि उसने क्या कर दी? अपनी हार्ट रेट को क्या कर दी बच्चों? इंक्रीज कर दी। हार्ट रेट को उसने क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। तो हाइपोवोलीमिया के अंदर हार्ट रेट है वो कैसी होती है? इंक्रीज होती है। दूसरी बात, अगर अपन वहां पे पल्स देखते हैं तो वहां पे वीक एंड वायरी पल्स होती है। कौन सी? वीक एंड जो वायरी पल्स मिलती है
वो हाइपोवोलीमिया में मिलती है। वीक एंड वायरी पल्स है वो हाइपोवोलीमिया में मिलती है। तो हाइपोवोलीमिया के ये साइन एंड सिम्टम होते हैं, समझ। तो इसके अंदर जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट इज द साइन ऑफ हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया होगा, ब्लड की कमी होगी, ऑक्सीजन और ब्लड प्रॉपर मात्रा में बॉडी ऑर्गन्स को नहीं मिलेगा, मैसेज जाएगा कि अरे भैया अपने वो ब्लड नहीं मिल पा रहा है, हार्ट क्या कहेगा, और कोशिश करो भाई। तो उसने कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ा दिए, और बढ़ाने का मतलब हार्ट रेट का इंक्रीज होना, और वहां पे पल्स जो मिलेंगी वो वीक एंड वायरी लेवल की पल्स मिलेंगी। यस या नो, ये तो था उसका हाइपोवोलीमिया का। तो आपका जो राइट आंसर था वो तो चला जाएगा ए इज द राइट आंसर, इंक्रीज हार्ट रेट। यस या नो, ए इज द राइट आंसर, इंक्रीज जो आपकी हार्ट रेट है वो। दूसरी बात कर रहा है हाइपरटेंशन, नहीं, हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी का इंक्रीज होना, और वो हाइपोवोलीमिया में नहीं, हाइपरवोलीमिया में देखने को मिलती है। किसमें, हाइपरवोलीमिया में। बाउंडिंग पल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, बाउंडिंग पल्स ऑलवेज प्रेजेंट इन हाइपरवोलीमिया। बाउंडिंग पल्स भी आपको किसमें मिलती है, बिल्कुल जिसकी स्ट्रोक खतरनाक हो। बाउंडिंग पल्स का मतलब जिसकी स्ट्रोक, जिसकी फील खतरनाक हो, वो बाउंडिंग पल्स होती है। ये वीक का जस्ट उल्टा कर लो, वो तो वीक है और ये वीक से बिल्कुल हार्ड पे चले जाओ आप, कि उसकी जो टेंशन है वो बहुत प्यारा सा है वहां पे दिखे। तो बाउंडिंग पल्स भी किसमें देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन में। अगर ये यूरिन का आउटपुट 30 ml पर आवर है तो ये राइट है। अगर ये डिक्रीज 30 ml पर आवर होता, कि 30 से कम है, तब ये ओलिगोयूरिया में जाता। तो ये भी साइन किसका नहीं है, ये भी साइन उसका नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो इंक्रीज क्या है वहां पे, हार्ट रेट। क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट आपकी करेक्ट आंसर है। यस या नो, समझ में आ गई बात, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ब्लैक बॉडी वाइट टॉप ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लैक बॉडी वाइट टॉप ऑक्सीजन सिलेंडर, प्रेशर 1000 पर इंच स्क्वायर या 2200 LB पर इंच स्क्वायर। ओके, CO2 ग्रे कलर, हीलियम ब्राउन कलर, नाइट्रोजन ब्लैक कलर, नाइट्रस ऑक्साइड ब्लू कलर। समझ में आई बात। देन हिमेटोमा, प्रेशर अप्लाई करना है, चाहे वहां हिमेटोमा की कंडीशन हो या एक्टिव ब्लीडिंग की कंडीशन हो। समझ में आई बात। चलिए, GCS में 3 चीज EVM हमेशा देखते हैं, आई, वर्बल, मोटार। ये कॉन्शियसनेस को देखने का एक स्केल होता है। समझ में आ गई बात। 3 इसमें चीजें होती है, मैक्सिमम इसकी 15 होता है, मिनिमम इसका 3 होता है, रेंज 3 से 15 होती है। कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। ब्रेडन स्केल है, वो बेडशोर होने की रिस्क को बताता है। बेडशोर के 4 नाम है, यस या नो, प्रेशर अल्सर, डेकोबाइटिक अल्सर, बेडशोर, प्रेशर शोर। ठीक है, इसकी जो हाई रिस्क कंडीशन है वो 9 से कम है, 10 से 12 हाई रिस्क है, 9 से कम वेरी हाई रिस्क है, 13 से 14 मॉडरेट है। इसको एट रिस्क बोला जाता है, इसको एट रिस्क बोला जाता है। 19 से ऊपर किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं। ये 6 चीजें उसमें काम में लेता है, सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, न्यूट्रिशन, एक्टिविटी, मोबिलिटी, फ्रैक्शन एंड शेयरिंग। यस या नो, ये आपका होगा। ग्लव रिएक्शन कई बार इमेज से क्वेश्चन आएगा, देख लेना, फीमेल के लिए काम में लिया जाता है। सबसे बड़ी चीज ध्यान में आपको वही रखनी है कि वहां पे आपको मोबाइल करते हो तो उसको टेक्शन को कभी भी लूज नहीं करना चाहिए। गैस्ट्रिक लावाज, लावाज का मतलब मैंने आपको बता दिया, गावाज का मतलब आपको बता दिया। जो एसिड से रिलेटेड चीजें हैं उनका कभी भी लावाज नहीं करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी में चारों एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। जिस एक्टिविटी के साथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ मूवमेंट है उसको आइसोटोनिक बोलते हैं। जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वहां पे मूवमेंट नहीं है, उसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। आइसोकाइनेटिक होती है वो जॉइंट की होती है, एक रिदमिक होती है, और एंडोरेंस जो होती है वो आपकी स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए होती है। यस या नो, ये ऑक्सीजन वाला आ गया आपके पास में 6 से 10 लीटर फेस मास्क से, 1 से 4 लीटर 1 से 6 लीटर हो नेजल कैनुला से, FiO2 24 से 44, फेस मास्क वाला की 40 से 60। यस या नो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देन आपको NG ट्यूब वाला, नोज टू ईयर लोब टू जिफोइड प्रोसेस, हाई फाउलर पोजिशन, हेड फ्लेक्स करके लगाते हैं, ड्यूरिंग फीडिंग सेमी फाउलर पोजिशन देते हैं। चारों चीजों से कंफर्म होता है, सबसे मेन कंफर्म अक्सर से होता है। लास्ट क्वेश्चन आपको हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है और वीक एंड वायरी पल्स मिल सकती है। लेकिन हाइपरटेंशन और जो बाउंडिंग पल्स है वो हाइपरवोलीमिया के अंदर देखने को मिलती है। यस या नो, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेहनत को इसी तरीके से जमाए रखें, मेहनत को इसी तरीके से जमाए रखें। आपको पता है हौसला आपका अगर बुलंद होगा तो आपको कुछ भी, कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। हमेशा मोटिवेशनल
आदमियों के बीच में, मोटिवेट इन्वायरमेंट के बीच में रहिए। वीडियो भी देखना है तो मोटिवेट देखिए। यूट्यूब को भी 10 मिनट अगर एंजॉय करते हैं तो मोटिवेशन के साथ में एंजॉय कर दिए। वहां पे मोटिवेट इन्वायरमेंट, मोटिवेट लोगों के बीच में रहिएगा, जल्दी सिलेक्शन आपके पास होगा। धन्यवाद।